एक नए वीडियो के साथ एक बार हम फिर आपके सामने उपस्थित हैं। तो ये वीडियो हम आपके लिए गुप्तोत्तर काल से संबंधित लेकर के आए हैं। यहाँ पर गुप्त वंश के खत्म होने के बाद स्कंदगुप्त ने पुष्यभूति वंश की स्थापना की, या इसे वर्धन वंश भी कहा जाता है। जब स्कंदगुप्त के बाद गुप्त वंश की सत्ता का पतन हो गया तो तोमर और मिहिर कुल के शासकों का प्रभाव रहा। इस समय देश पर तोमर और मिहिर कुल के शासकों का प्रभाव था। इसी समय वर्धन वंश का उदय हो रहा था। तो इस वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश एक ही बात है, इसकी स्थापना पुष्यभूति ने की। बाणभट्ट के हर्षचरित में इस वंश का वर्णन मिलता है कि पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश भी कभी रहा था। इन्होंने थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाया और इस वंश के जो प्रथम राजा थे ये थे नरवर्धन। पुष्यभूतियों को वैश्य या क्षत्रिय जाति का माना गया था। तो यहाँ पर इनका वंशावली दी हुई है। पुष्यभूति वंश, इनके प्रथम शासक नरवर्धन, फिर राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन। इसके बाद हम प्रभाकर वर्धन के बारे में कुछ जानते हैं। तो ये 580 से 605 ईस्वी तक रहे हैं। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र और 1 पुत्री थे। पुत्र राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और पुत्री राजश्री थे। प्रभाकर वर्धन ने परम भट्टारक और महाराजाधिराज की उपाधियां धारण करी। हर्ष चरित में इनकी प्रशंसा की जाती है कि ये बहुत ही योग्य राजा हुए थे। इन्होंने प्रभाकर वर्धन जो कि परम भट्टारक और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह कन्नौज के शासक गृहवर्मा के साथ में किया था। कोई बहुत ज़्यादा विस्तार या बहुत ज़्यादा इनके समय में कार्य नहीं हुआ है, लेकिन इनके समय में हूणों के आक्रमण होते रहते थे। इसके बाद में इनके पुत्र हर्षवर्धन सत्तासीन हुए 606 से 647 ईस्वी तक। इनके एक पुत्र राज्यवर्धन भी हुआ करते थे, जो कि इनके बड़े पुत्र थे। चूँकि प्रभाकर वर्धन के बाद राज्यवर्धन सत्तासीन हुए थे, लेकिन जब हूणों का आक्रमण हुआ था, इसी समय प्रभाकर वर्धन स्वयं बीमार थे, असमर्थ थे, तो राज्यवर्धन ने हूणों को दबाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया। इसी समय, जिस समय ये हूणों का आक्रमण दबाने गए थे, तब तक इन्हें जानकारी मिली कि इनकी बहन राजश्री के पति की हत्या कर दी गई है और राजश्री संन्यास पर चली गई हैं। तो इन्होंने हूणों के आक्रमण को बीच में ही छोड़ दिया और राजश्री को वापस लेने चले गए, जहां धोखे से इनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद इनके भाई हर्षवर्धन सत्तासीन हुए। हर्षवर्धन को पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा माना जाता था। इन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित करी। राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित करने के पीछे उद्देश्य था, क्योंकि इनकी बहन का विवाह कन्नौज के राजा गृहवर्मन के साथ में हुआ था। तो अब दिल्ली और कन्नौज दोनों जगह की शासन सत्ता इन्होंने संभाली थी, तो इसलिए इन्होंने राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की। हर्षवर्धन के बारे में बताया जाता है, प्रत्येक 4 वर्ष के बाद वो इलाहाबाद में होने वाले माघ मेले के अवसर पर जो गरीब जनता थी उसको अपनी व्यक्तिगत संपदा वस्तुएं दान कर दिया करते थे। महान दानी बताया गया था, और अपनी बहन राजश्री के दिए हुए वस्त्रों को धारण कर लिया करते थे। हर्षवर्धन ने अपने दरबार में कादम्बरी और हर्षचरित के रचयिता बाणभट्ट तथा चीनी विद्वान ह्वेनसांग को भी आश्रय दिया हुआ था। क्योंकि हर्षवर्धन निसंतान थे, इसलिए हर्षवर्धन के साथ ही पुष्यभूति वंश का अंत हो गया था। इनकी मृत्यु 647 ईस्वी में हुई थी। तो काल में या गुप्तोत्तर काल में चीन से भारत आने वाले प्रमुख यात्री, इनमें सबसे प्रमुख यात्री थे फाहियान। ये 399 से 414 ईस्वी के मध्य में भारत में रहे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में चीन से भारत आने वाले प्रथम बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे। बौद्ध भिक्षु थे क्योंकि बौद्ध धर्म भारत से ही चीन गया था। ठीक है, मतलब ये जो चीनी यात्री आए, इनके आने का पर्पज़ क्या था? तो बौद्ध धर्म जो था भारत से ही चीन गया था। अतः फाहियान के आने का यहाँ मुख्य उद्देश्य ये था कि जो बौद्ध धर्म का आधारभूत ग्रंथ त्रिपिटक था, उसका एक और त्रिपिटक 3 ग्रंथ हुआ करते थे त्रिपिटक के, विनय पिटक और सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो उसके एक ग्रंथ विनय पिटक को ये ढूंढने यहाँ पर आए थे। इसके बाद में ह्वेनसांग भारत आए। ये हर्षवर्धन के समय में भारत आए और बौद्ध धर्म के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत आए थे, और ये भारत में 16 वर्ष रहे। ठीक है, 16 वर्ष रहे, जिसमें 6 वर्ष इन्होंने नालंदा में शिक्षा ग्रहण करी।
इन्होंने जो है ह्वेन सांग को दुर्गा की बलि देने के कारण डाकुओं द्वारा अपहरित कर लिया गया था। क्योंकि ये 16 वर्ष रहे तो यहाँ की कुछ बहुत सारी चीज़ों के से अनभिज्ञ थे, तो इन्होंने क्या किया था, दुर्गा की बलि दे दी थी, जिसके कारण डाकुओं ने इनका अपहरण कर लिया था। चीन लौटकर जो वापस लौटे तो इन्होंने सीयूकी नामक पुस्तक में, जो सीयूकी इनकी पुस्तक थी, उसमें इन्होंने तत्कालीन भारतीय समाज का वर्णन किया कि उस समय हर्ष के समय में भारतीय समाज कैसा था। हर्ष को ये शिलादित्य के नाम से संबोधित करते थे और इन्होंने इनके समय के शूद्रों को कृषक कहा, ठीक। और सिंध व मतिपुर के जो राजा थे उनको इन्होंने शूद्र बताया था। ह्वेन सांग के समय में ही सिंचाई घटी यंत्र, जो रहट होता था, ह्वेन सांग के समय में भारत में रहट द्वारा सिंचाई हुआ करती थी। और इनके समय में नालंदा के प्राचार्य शीलभद्र हुआ करते थे। इन्हीं जो हर्षवर्धन थे, इन्होंने अपनी वृत्तांतों में लिखा है कि भारत के घोड़े अरब, ईरान एवं कम्बोज से आते थे। मतलब जो भारत में घोड़ों का इस्तेमाल होता था वो अरबी घोड़े होते थे, ईरानी होते थे और कम्बोज से आया करते थे। ह्वेन सांग ने कन्नौज की धर्मसभा, प्रयाग व महामोक्ष परिषद का भी वर्णन किया है कि कन्नौज की जो धर्मसभा थी उसके बारे में इन्होंने बताया है कि हर्षवर्धन के समय में कन्नौज में धर्मसभा वगैरह हुआ करती थी।